Very fresh good morning to you all present over there. Well, students, we will be starting our new chapter, chapter 11, that is biotechnology, processes and principles. बेटा चैप्टर पे जाने से पहले हमें साइंटिस्ट का इंट्रो जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसमें एनसीईआरटी ने हमें मेंशन किया है हर्बर्ट बोयर के बारे में. And in 1969 he performed studies on a couple of restriction enzymes of the E. coli bacteria. E. coli बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे इन्होंने 1969 में कुछ स्टडीज़ परफॉर्म की थी. और इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो एंजाइम्स हैं उनमें कैपेबिलिटी है डीएनए को पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कट करने की. ठीक है. और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में जो कट करने की उसकी क्वालिटी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, ये रिज़ल्ट के तौर पे क्या बना रही है? ये बना रहे स्टिकी एंड्स डीएनए के. ठीक. अब जो स्टिकी एंड्स हैं उनका क्या यूज़ है? वाई वर दे सो इम्पोर्टेंट? स्टिकी एंड्स होने की वजह से जो डीएनए के पीसेस हैं उनकी जो पेस्टिंग है वो एक प्रिसाइज एक्सरसाइज होगी. यानी कि जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहीं से कट करके और दूसरे डीएनए के साथ उसको ऐड कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट ही मेट स्टेनली कोहेन इन हवाई, जो कि स्मॉल रिंगलेट्स, डीएनए के स्मॉल रिंगलेट्स पे स्टडी कर रहे थे. अब सोचने वाली बात यह है कि डीएनए जो है वो हमने हमेशा पढ़ा है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट मेन जनरेट होता है कि ये स्मॉल रिंगलेट्स क्या हैं. रिंगलेट्स यानी कि रिंग्स. बेटा प्लाज्मिड होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. हमने पढ़ा है कि डीएनए जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लेकिन कुछ डीएनए जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि उस क्रोमोसोम से बाहर का डीएनए होता है. और क्या होता है, ये फ्रीली फ्लोट करता है आपकी सेल के अंदर. अच्छा, इसका मेजर एग्जांपल है प्लाज्मिड which float about freely in cytoplasm of bacterial cells and replicate independently from the coding strand of DNA. डीएनए की स्ट्रैंड्स जो हैं वो कोड करती हैं जितने भी हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड फॉर्मेशंस हैं, उन सब के लिए. लेकिन ये जो प्लाज्मिड होता है, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट. ये सिर्फ एक्स्ट्रा कॉपी या यूँ सोच सकते हो आपकी मिस्टेक के तौर पे प्रेजेंट है सेल के अंदर. अब इस प्लाज्मिड के ऊपर जब ये स्टडी कर रहे थे स्टेनली कोहेन, तो इन्होंने बताया कि ये जो है इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है. दो इट इज़ ऑफ नो यूज़, उसका कोई यूज़ हमें मिला नहीं, लेकिन ये स्टिल इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन शो करता है. रेप्लिकेट होता है बेटा कॉपीज़ तैयार करना, अपनी आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करना. अब स्टेनली कोहेन ने एक मेथड डेवलप किया इन प्लाज्मिड्स को रिमूव करने का और री इंसर्ट करने का किसी भी सेल में. तो हर्बर्ट बोयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की स्टडी की, स्टिकी एंड्स का पता लगाया. स्टेनली कोहेन ने प्लाज्मिड्स के रिमूवल को और री इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड्स इन एनी सेल, इस चीज़ को स्टडी किया. आगे चलते हैं. अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? दोनों की एक्सपेरिमेंटेशन का या डिस्कशन का रिज़ल्ट क्या हुआ? कंबाइनिंग द प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग enabled by Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cells, which could then act as manufacturing plants for specific proteins. बोयर के जो डीएनए स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइस करना, कट करना, पर्टिकुलर प्लेसेस पे कटिंग करना. बोयर की डीएनए स्प्लाइसिंग और कोहेन की रिकम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट्स को जब कंबाइन किया गया तो ये पॉसिबल हो पाया कि डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के डीएनए को आप बैक्टीरियल सेल्स में इंसर्ट कर सकते हो, जो कि वो बैक्टीरियल सेल्स फिर किस चीज़ के तौर पे काम करेंगी? वो आपके लिए फैक्ट्रीज़ के तौर पे काम करेंगी. किस चीज़ की फैक्ट्रीज़ के तौर पे? या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तौर पे फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स. क्योंकि बेटा डीएनए में जब ट्रांसलेशन होता है, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या होता है? डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, और जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है देन इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड चेन्स विच इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. आई होप आई एम क्लियर अप टू हेयर. अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़. सबसे पहले तो बेटा ये टर्म जो है
ये किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय कार्ल इरिकी इन 1919। ठीक है, अब बायोटेक है क्या चीज़? ये ब्रांच है अप्लाइड साइंस की जो कि डील करती है with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human being। इंसान के लिए ज़रूरत की चीज़ें या ज़रूरत के प्रोसेसेस कंडक्ट करवाने के लिए एंजाइम्स का या लिविंग बींग्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वो सभी टेक्निक्स किस चीज़ के अंदर स्टडी की जाती हैं? बायोटेक के अंदर स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हमने हमेशा पढ़ा है कि नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, लिविंग बींग के अंदर होता है, लेकिन इन विट्रो, विट्रो मीन्स इन ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, इट्स पार्ट ऑफ बायोटेक। जीन सिंथेसिस करवाना, इट इज़ पार्ट ऑफ बायोटेक। वैक्सीन डेवलप करना, इट इज़ पार्ट ऑफ बायोटेक। तो यही सब चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, ये तो एक जनरल टर्म हमने दे दी। अब जो EFB है, यूरोपियन फेडरेशन फॉर बायोलॉजी, उसने क्या डेफिनेशन दी है? उन्होंने बताया द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जब आप नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को या उनके पार्ट्स को मोलिकुलर एनालॉग्स मोलिकुलर एनालॉग्स यानी कि मोलिकुलर जो भी एंटिटीज़ हैं, जैसे DNA है, एंजाइम्स हैं, इन सब का जब आप इस्तेमाल करते हो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो किसका क्या कहलाएंगी? इट विल फॉल अंडर बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ये दो सिद्धांतों पे काम करती है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है दूसरे में क्या है? वैक्सीन प्रोडक्शन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ द टेक्नोलॉजी टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट एंड थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारा फिनोटाइप, जीनोटाइप से डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा फिनोटाइप। तो बेटा, जब जेनेटिक मटेरियल में आप उसकी केमिस्ट्री में कोई भी चेंज लाओगे और उसको फिर इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में, होस्ट होता है कोई और ऑर्गेनिज्म जिसमें आप उसको कल्चर करवाओगे, तो जब आप उसको होस्ट में इंसर्ट करोगे तो जो चेंज आएगा फिनोटाइप में उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के, वो किसके अंडर आएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट कम्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल microbe free environment in chemical engineering process to enable growth of only desired microbe eukaryotic cell in large quantity for the manufacturing of biotech products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. कि स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना, यानी कि जो जिस माइक्रोब को आप ग्रो करवाना चाह रहे हो, कल्चर करवाना चाह रहे हो, सिर्फ उसी को आप कल्चर करो, उसमें किसी और माइक्रोब की, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन ना हो। किस लिए? क्योंकि बेटा बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है एज प्रोडक्शन फैक्ट्रीज फॉर वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स। ठीक, अब बात आती है एलियन डीएनए की, कि अगर आप एक सेल में किसी और चीज़ का डीएनए डालोगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो रेप्लिकेट नहीं करेगा और इवेंचुअली डिग्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनएज नाम का एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए को डिग्रेड करने के काम आता है। इट वॉन्ट रेप्लिकेट एंड विल इवेंचुअली बी डिग्रेडेड और डीजेनरेटेड बाय डीएनएज एंजाइम्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब बात आती है कि फिर फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में रेप्लिकेट कैसे करवाते हैं? आप बाहर से ही तो किसी और चीज़ का डीएनए एडिट करके तब किसी और चीज़ में डाल रहे हो ना, ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो, तो उसको आप रेप्लिकेट कैसे करवा लोगे? हमने तो अभी पढ़ा है कि उसको डाइजेस्ट कर देगा डीएनए। To be replicated in the host cell, the alien DNA needs to be part of the host cell genetic material, that is chromosome. कि अगर उसको उस एलियन डीएनए को रेप्लिकेशन करवाना है तो उसको पार्ट बनाना पड़ेगा उसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, या हाँ, उसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल का। फिर क्या होगा? फिर बेटा, जिस तरह से नेचुरल प्रोसेसिंग होती है डीएनए की, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो होता है, उसी के चलते जो है आपका जो एडिटेड डीएनए है वो भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा या ट्रांसलेट हो जाएगा।
वाई द एलियन DNA बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम फॉर रेप्लिकेशन? क्यों? बिकॉज रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट पर्टिकुलर साइट्स विच हैव स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंसेस स्पेशली नोन एज स्टार्ट कोडोन to enable replication of DNA by action of different enzymes like DNA polymerase. जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो पर्टिकुलर साइट्स पे शुरू होता है डीएनए के अंदर, और ये डिसाइड किया जाता है बेस पेयरिंग से. स्टार्ट कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से कि रेप्लिकेशन इनेबल किया जाता है, और स्टार्ट कोडोन कह सकते हो या फिर ओरई भी बोल सकते हो आप. ओरई होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू किया जाता है, और डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज. ठीक है. अच्छा, ये जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं इनको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरई ऑफ रेप्लिकेशन. तो इसका पार्ट बनाना पड़ता है हमें अपने डीएनए को, एलियन डीएनए को. यहाँ से इंसर्शन, यहाँ से जो है आपका ये आरएनए प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर्स ऐड करेगा, फिर उस पर पॉलीमरेज आके एक्शन लेगा और क्या करेगा, आगे के न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चालू करेगा, जिसकी वजह से अलग अलग स्ट्रैंड्स बनेंगी. ये प्रोसेस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे होता है डीएनए का. तो इस वीडियो में इतना ही. आने वाले वीडियो में हम आगे कैरी ऑन करेंगे.